हेलो दोस्तों, आप सभी का कटारिया क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और आप सभी को मेरी तरफ से शुभ संध्या। ठीक है ना। नमस्कार बोलते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों ने दशहरा वगैरह सब कुछ मना लिया, जो दशहरे का पर्व विजयदशमी का पर्व होता है। अब कर लेते हैं काम की बात ना। पढ़ाई पर फोकस करें, वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये आपके अपने कर्तव्य होने चाहिए कि अगर चीजें आपको कहीं से अच्छी और फ्री मिल रही हैं। इसीलिए कहा जाता है फ्री का ज्ञान लोगों को भाता नहीं है, और फ्री का ज्ञान जो देता है वो आप क्या करते हैं, उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात है, फ्री का ज्ञान सब लोग नहीं ले पाते हैं ना। सबके अंदर वो कुव्वत ही नहीं होती कि फ्री का ज्ञान ले सके। अभी ये चीजें हम पेड में दे रहे होते तो बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी, वाह क्या बात है, ऐसे तो किसी ने आज तक पढ़ाया ही नहीं, इस तरह के कमेंट आते हैं। लेकिन जब वही चीज आपको फ्री में दी जा रही है तो आपको लगता है कि अरे इससे बड़े बड़े चैनल पड़े हैं, मैं वहां से जाकर देख। बेशक आप देख सकते हैं, आपके लिए कोई रोक टोक नहीं कि आप नहीं देख सकते। आप जाकर बेझिझक देखिएगा, जाके जहां से मन करे वहां से आप देखिए जा करके। लेकिन अगर आप चैनल पर आते हैं, आपको अच्छा लगता है, कुछ लोग रेगुलर हैं, है ना, और रेगुलर होने पर वो एक मुकाम हासिल करते हैं। ये नहीं 4 दिन सीढ़ियां यहाँ चढ़ी, 4 दिन सीढ़ियां वहां चढ़ी, 2 दिन वहां चढ़ी, सप्ताह खत्म ना। आप क्या चाहते हैं कि आपके जो सप्ताह में, हफ्ता और सप्ताह में भी अंतर होता है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं और हफ्ते में 8 दिन होते हैं, ठीक ना। हफ्ता डे बाई डे वहां तक जाता है, जिस डे से शुरू होता है उस डे, और सप्ताह मंडे से लेकर संडे तक होता है, एक सप्ताह आपका माना जाता है। ठीक है। तो सप्ताह में अगर आप 7 दिन में 6 दिन पढ़ते हैं, एक दिन आप अपने लिए रखते हैं कि एक दिन मैं आराम करूंगा, अपने घर के कार्य करूंगा वगैरह वगैरह, है ना, कुछ समय पढ़ूंगा भी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पढ़ाई नहीं करूंगा। तो आप क्या देखेंगे, आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो एक मुकाम हासिल करेंगे। जो छात्र या छात्राएं उस मुकाम तक जाती हैं तो उसका मतलब है वो अपने आप को डेडिकेट करके रखी है पढ़ाई के प्रति। आइए फिलहाल शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और आज हम लोग देखने वाले हैं कृषि। आज हम लोग बात करेंगे कृषि के बारे में। कृषि क्या है, और कृषि से संबंधित लगभग आपके कई क्लासें आने वाली हैं, लगातार कई क्लासें। तो पहले आज कुछ इसकी थ्योरी देखेंगे, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आइए बातचीत करते हैं। कहा गया भारत की अर्थव्यवस्था कृषि की अहम भूमिका है। भारत कृषि प्रधान देश कहा जाता है कि नहीं। हम लोग किस देश के निवासी, कृषि प्रधान देश के नागरिकता लेकर बैठे हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश के निवासी, लेकिन यहाँ पर भी कृषि की भूमिका आपको देखने को मिलेगी। तो भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की अहम भूमिका है, एकदम सत्य बात है, आप सभी लोग भी जानते हैं। कहा गया भारत की आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार देश की आबादी का 49% कृषि क्षेत्र से और रोजगार प्राप्त करता है। आज भी 50% लोग किससे, कृषि से रोजगार प्राप्त करते हैं। जबकि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार देश का लगभग 54%, यूं कहें कि 55% कार्यबल कृषि एवं आपके कागज संबंध क्षेत्र में 2000 जनगणना के संलग्न से हैं। मतलब 2000 जनगणना के अकॉर्डिंग ये बातें बताई जानी कि यहाँ पर 55% है। कितना, 55% की बात कही गई है। सोचिएगा, 55% हम कृषि पर ही आज भी आधारित है, रोजगार वहां से ले रहे हैं। कहा गया वर्ष 2020-21 में देश के, कहा गया इसकी हिस्सेदारी 20% से अधिक है, जबकि 21-22 में ये 18.8% थी। ठीक है, याद रखिएगा इन पॉइंट को। इतना ये मायने नहीं है, लेकिन जो बाकी बातें 55% है, कृषि प्रधान देश, ये आपके लिए मायने होने चाहिए। आगे कहा गया कि देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1960 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 में, कब, 17 नवंबर 1960 के उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में इसका उद्घाटन पंतनगर उत्तराखंड में, तत्कालीन जो अब आपका उत्तर प्रदेश है, क्या है, पंतनगर उत्तराखंड, ठीक है ना, उतने समय उत्तर प्रदेश हुआ करता था।
अभी उत्तराखंड है ना, अभी आपका 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कटकर 13 जिले बनाया गया उत्तराखंड। तो अब कहां पर है? उत्तराखंड में है। लेकिन तत्कालीन कहां पर था? उत्तर प्रदेश में किया गया था। बाद में इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको लगा लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि पहला कृषि विश्वविद्यालय कब स्थापना की गई थी, कौन से प्रधानमंत्री किए थे और किस नाम से हुआ, है ना? तो आपको किस गोविंद बल्लभ पंत एवं कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। अब इसका बाद में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, ठीक है ना? और भारत में जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो 15 कृषि जलवायु क्षेत्र है। इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बोलो बोलो, इंपॉर्टेंट है कि नहीं? आपके पीसीएस आरओ में कितनी बार ये क्वेश्चन आया, आप पीवाईक्यू उठाकर देखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना? जल्दी से आगे बढ़ते हैं। कहा गया नेशनल ब्यूरो ऑफ, कहा गया सॉइल सर्वे, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार भारत में 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों और 60 कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ठीक है? तो किसके द्वारा? आप क्या बता रहे हैं? आपका कहना है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के द्वारा कितने बताए गए? 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र बताए गए और आपके 60 कृषि पारिस्थितिक उप क्षेत्र बताए गए। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कहा गया इसका वर्गीकरण मिट्टी, जलवायु, प्रकार, प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया गया है। कहा गया भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक, कहा गया एमएस रंधावा, कौन थे? एमएस रंधावा द्वारा लिखी गई है। इनका पूरा नाम कहा गया है, एमएस का मतलब क्या हो गया? तो आप कहेंगे मोहिंदर सिंह रंधावा है। हरित क्रांति के कारण भारतीय कृषि अपने, कहा गया है, जीवन निर्वाहक स्वरूप के बजाय व्यापारिक तथा आपके बाजार को उन्मुख ऊपर की तरफ ग्रहण की जा रही है, ठीक है ना? याद रखिएगा। यहां तक की बातें कुछ बहुत खास तो समझाने लायक है नहीं, आप समझ ही रहे हैं। बस उनका कि भारतीय कृषि का इतिहास जो पुस्तक किसकी है, भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक आप बताएंगे कि एमएस रंधावा साहब की है, और इनका पूरा नाम भी आप जानते रहे। कहा गया खाद्य एवं कृषि संगठन के मानकों के अनुसार खाद्यान्नों की सुरक्षा भंडार के समय 14% तक की, कहा गया, सापेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आपके रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। कितनी? 14%। अगर इतनी नहीं होती है तो फिर क्या होगा? अगर इससे ज्यादा हो जाती तब भी खतरा है, इससे बहुत कम हो जाती, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है 19-20, लेकिन ज्यादा नीचे तो भी खतरा है, ठीक है ना? याद रखिएगा कि भंडार के समय, अगर मान लीजिए खाद्यान्नों को सुरक्षित करने का भंडार, अगर सुरक्षित भंडार के समय कम से कम 14% तक की सापेक्षिक आर्द्रता होना चाहिए, तभी आप भंडारण कर सकते हैं, नहीं तो आपके लिए खतरा का। आप गांव घर में देखिएगा, आपके घर पर कभी कभी भंडार लगाते ना कि बखारी में भर दो, कहा जाता है ना ये चीज बखारी में भर दीजिएगा। वो बखारी में अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती तब भी छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, और बहुत ज्यादा सर्दी हो जाना भी उनके लिए नुकसानदेह होता है। आइए, काव्य कृषि में युग्म पैदावार का आशय है दो या अधिक फसल एक ही भूमि पर एक ही फसल वर्ष में उगना। कृषि में युग्म पैदावार, जैसे आपने कभी मक्का देखा है? मक्का खाया तो होगा ना मक्का। मक्का के साथ नीचे और भी पेड़ बोए जाते हैं, देखें कि नहीं? तो कहा गया दो से अधिक फसल एक ही भूमि पर एक ही फसल वर्ष में उगाना। मतलब साथ में अगर मक्का की खेती टूट गई या तोड़ लिया गया मक्का और फिर जुतवाना है, तो जो नीचे बुआ है वो भी जुतवा दिया गया, मतलब एक साथ सब कुछ हो गया। इसी तरह मक्का में जैसे ककड़ी खीरा भी लगा दिया जाता है। मक्का जब होता है ना तो ककड़ी खीरा का भी समय रहता है, तो मक्का आपका ऊपर लगता है और ककड़ी खीरा नीचे नीचे छला दिया जाता है। देखेंगे गांव घर में ऐसा होता है, हम लोगों ने किया इसलिए बता रहे हैं ना, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है ना? आगे
कहा गया एक ही साथ एक भूमि पर दो या अधिक फसल उगाना आपकी अंतर फसली खेती कहलाती। क्या कहलाती? अंतर फसली खेती कहलाती। दो या दो से अधिक फसलों को, ठीक है, दो या दो से अधिक फसलों को। आप कहीं कहीं पर ये भी देखे होंगे कि कुछ कुछ खेतों पर जो आपकी मूंग, उड़द, लोबिया, लोबिया जानते होंगे, हो सकता है कुछ लोग ना जानते हो। लोबिया क्या होती है? लोबिया, लोबिया खाए होंगे ना, जिसके चिल्ला वगैरह बनते हैं, पराठा बनता है ना, लोबिया का पराठा बनता है। और भी बहुत कामों पर लोबिया आती है। जैसे आपकी मूंग, उड़द और अरहर की दाल होती है, उसी तरह लोबिया की भी दाल होती है। लोबिया की सब्जी भी बनती है। छीमी आप लाते हैं ना, लेकिन ये आपकी सेमी वाली छीमी दूसरी है, ये वाली दूसरी होती है, लंबी। सेम वाली नहीं है कि सेम वाली हो ना, ये थोड़ी सी लंबी, लेकिन इसमें मूंग उड़द के जैसे दाने होते हैं अंदर, ठीक है ना, छोटे छोटे। दाल है आपकी, ठीक है ना। तो ये भी आपकी अन्य फसलों के साथ बो दी जाती है, लोबिया भी, ठीक है ना। और ये भी हो जाती है, कुछ फसलें ऐसी हैं जो बेशरम टाइप की होती है ना, कहीं पर भी छिड़का दो ये हो जाएंगी, ठीक है ना, वही हाल है। कहा गया मिश्रित खेती से तात्पर्य कई तरह की फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा देने से है। मिश्रित खेती का मतलब ये ये बिल्कुल नहीं था, या अभी भी नहीं है ना, कि आप एक साथ कई खेती कर रहे हैं तो उसको मिश्रित खेती। आप खेती के साथ साथ पशुपालन भी कर रहे हैं। देखिएगा, हम लोग भी यही कार्य करते थे, है ना, खेती के साथ पशुपालन, है ना। हमारे यहाँ जैसे 30 से 40 जानवर रहते थे, और हम, हमारे मम्मी और हमारे पापा ही करते थे ना। हम तीन लोग मिलकर ही 30 से 40 जानवर। आप लोगों को अतिशोक्ति लगेगा, लेकिन ये सच है। अतिशोक्ति लगेगा एक बार, लेकिन ये सच है। 3 बजे उठ करके, 3 से 4 बजे के बीच में उठ करके चारा पानी, और 5 बजे खेत पहुंच जाना बड़ी बात होती थी। कि अगर 30 से एक सांस में ईयरफोन, आप कहेंगे तब ईयरफोन कैसे, 2008-9 की मैं बात बता रही हूँ ना, 2008-9 की बात है ये। तो 2008-9 में एक छोटकू सा फोन नोकिया का आता था, और उसमें चिप लगती थी, है ना। नोकिया के अलावा भी मेरे पास तो शायद कोई और था, रेड रेड था, मुझे नाम बिल्कुल नहीं याद है उसका ना। उसमें चिप लग जाती थी, और उसमें एक गाना 48 मिनट का, राधा रानी का एक गाना 48 मिनट का आता है। आज भी यूट्यूब पर वो गाना 48 मिनट का ही है, मुझे बहुत अच्छे से याद है ना। 48 मिनट का वो गाना एक बार लगाते थे, और एकदम फुल स्पीड पर, कोई कोई किसी की बात हम सुनते ही नहीं। और 48 मिनट के अंदर आपके 30 जानवरों का हम चारा सानते थे। ये एकदम सच बात है। मेहनत करके यहां तक आए हैं। लोगों को लगता है अरे इतना कैसे, नहीं, इतना करके आए। आज भी हमारे गांव पर आप जाओगे ना, तो कहा जाता है कि हमारे घर का नाम जैसे दूसरा कुछ है। बहुत काम करती थी भाई साहब, पढ़ाई के साथ साथ जुनून था करने का उतने समय, है ना। गांव में पहले, मतलब गांव में जब मतलब हाई स्कूल हुआ, तो हाई स्कूल पास करना बड़ी बात हो गई थी, बहुत बड़ी बात। भले 50-52% ही आया था, लड्डू बटे थे भाई, लड्डू मिठाई बट रही थी। कि इतना काम करने के बाद व्यक्ति अगर, और हाई स्कूल तब का मतलब कमाल का होता था। तब इस कॉलेज वगैरह से 30 नंबर नहीं मिलते थे, आपको सब कुछ बाहर से ही लेना रहता था, लिखोगे तो मिलेगा, ठीक है ना। तो ये कहानी थी। तो इसका मतलब हम लोग मिश्रित खेती करते थे। कैसी मिश्रित खेती? अपने घर में पशुपालन भी करते थे, और बाहर अपनी खेती भी करते थे। खेती तो वैसे हम लोगों ने नहीं की है, सच भी ये भी है। सिर्फ पशुपालन तक ही सीमित रहे, खेती कोई और करता था। बटाई बटाई में जैसे खेती का काम बहुत रेयर, लेकिन जाते थे, ऐसा नहीं कि खेत नहीं जाते थे। चारा लेने, ये लेने, वो लेने, है ना, जा। लेकिन कटाई पिटाई कभी नहीं किया कि धान काटे कि गेहूं काटे, ये वाले काम फिलहाल हमने नहीं किए। हमारे घर में मम्मी पापा भाई बहन सभी लोग किए हैं ना। क्योंकि स्थितियां पहले खराब थी, फिर धीरे और सुधरी और सुधरी, सुधरते सुधरते आज इतनी सुधर गई कि एक जानवर बचा है, वो भी किस लिए? शौक से रखा जा रहा है कि घर में दूध और घी हो जाए। मेहनत से, लगन से। आज हम 4 भाई बहन थे, और चारों अधिकारी हैं। चार मतलब 4 भाई बहन में हम ही एक ऐसे हैं, बाकी तीनों हमारे भाई बहन अधिकारी हैं, है ना। सब पीसीएस सिलेक्टेड, कोई आरओ से सिलेक्टेड सचिवालय में बैठा है, कोई कुछ, तीनों एकदम सेटलमेंट है, ये नहीं है। और बल्कि घर में तो हम 4 सदस्य हैं ना, मतलब 4 लोग हैं, क्योंकि हमारी भाभी जी भी हैं, तो भाभी भी हमारी सरकारी जॉब पर ही है। तो
ये नहीं है कि मतलब आज यही मेहनत सब करके आए थे, ऐसा नहीं था सिर्फ मैं करके यहाँ इलाहाबाद आई थी, सब करके। पहले बड़े भैया करते थे तो हम लोग एकदम नन्हे नन्हे से थे, और फिर उसके बाद जो दीदी थी वो की, फिर हमसे जो बड़ा है वो, धीरे धीरे एक एक करके हम लोग इलाहाबाद प्रवेश लिए। ये नहीं कि बस ऐसे आवारों की तरह आए और पढ़े लिखे, नहीं, काम करके आए, और उसकी वक़्त होती है। अगर आपने मेहनत लगन से की है तो सफलता 100% मिल। और आज भी हमारे घर वाले खुश है, क्योंकि सब कहते हैं कि सरकारी जॉब में इतनी स्वतंत्रताएं नहीं है जितनी तुम स्वतंत्रताएं ले लेती हो, है ना, वहां बंद के कार्य करने ही है। हम कहते हैं कि नहीं, सरकारी मिलनी चाहिए, है ना, तो कहते हैं कि ले लो भाई, तुम भी ले लो, कोई इशू थोड़ी ना है। तो आइए, तो ये सब कार्य हम लोग करके आए, ये कहानी सच है एकदम, बिल्कुल 100% टके की बात कहे आपसे, ठीक है। पशुपालन को बढ़ावा देने से है, जिससे खेती के शेष बचे समय में पशुपालन करके किसान अपनी आय में वृद्धि कर सके। भाई हम लोगों के यहाँ एक एक डेढ़ डेढ़ कुंटल दूध एक टाइम में बिकता था। आप सोचिएगा, दूध वाला कभी दूध नापता नहीं था लीटर से, बस पीपा रख देता था, भैया भर दो 5 पीपा। एक टाइम में 5-5 पीपे भर कर जाते थे, ये सच है ना, 5-5 पीपा। और हम लोग बस दूते थे ना, और दू के बस डायरेक्ट डालना है, कोई नाप तौल नहीं थी, क्योंकि इतना कौन तौलेगा और कौन नापेगा, जा करके बस पीपा भरना रहता था, ठीक है। तो जो बचा समय था उसमें हम लोगों ने पशुपालन किया। याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है, अरे हमारी नहीं, पशुपालन और मिश्रित खेती की, ठीक है ना, हमारी आप क्यों याद रखेंगे। आइए, कहा गया भारत में ठेकेदारी कृषि भी होती है, को लागू करना पंजाब राज्य अग्रणी है। अब ठेकेदारी कृषि कैसी होती है, आप कहते हो ना ठेके पर बना दोगे क्या मेरा मकान, ठेका देते हो ना अपने मकान, उदाहरण समझना। तो हमने क्या किया, अपनी खेती को ठेके में दे दिया, क्या किया, अपनी खेती को हमने क्या किया, ठेके में दिया, ठीक है ना, यही ठेकेदारी कृषि होती थी। अब ये ठेकेदार आया, हमने इसको ढूंढ कर लाए, हमने कहा कि इस मकान का, मान लीजिएगा हम समझा रहे हैं आपको ना, आपने कहा ये हमारी खेती है, ठेकेदार ने कहा कि इस खेती का मैं 10,000 रुपए एक फसल का दूंगा, एक फसल का, मतलब एक फसल जैसे गेहूं का है तो एक फसल का मैं इतना ही ठेका ले सकता हूँ, एक फसल का दूंगा भाई। आपने कहा नहीं नहीं भाई, कम से कम 20,000 रुपए तो दो ही। इसने कहा ऐसा करिए, आप मुझे सालाना दे दीजिएगा, मतलब साल का पूरा 40,000 ले लो, पूरा दे दो, मेरा जो मन करेगा मैं बोऊंगा, काटूंगा नहीं काटूंगा पड़ी रहेगी। आपने पैसे ले लिए, अब इस 50,000 से वो 5 लाख भी कर सकता है। सोचिएगा, इस खेती से 50,000 से आपके वो 5 लाख भी कमा सकता है, ठीक है ना, क्या कर सकता है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5 लाख भी कमा सकता है, ठीक। तो ये ठेकेदारी कहां से शुरू हुई, पंजाब राज्य अग्रणी है। कहा गया सिक्किम पूर्वोत्तर में स्थित पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ का अधिकांश भूभाग कहा गया जंगलों से गिरा है, कैसे जंगलों से गिरा है, और इस राज्य की कुल भूमि का मात्र 10% से भी कम भाग कृषि कार्य हेतु उपलब्ध है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर है। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा कहा गया प्रमुख अन्य उत्पादक राज्यों में से आते हैं, इंपॉर्टेंट है। कहा गया देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, अंशदान सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ खाद्यान्न से, खाद्यान्न उत्पादन में ही नहीं, आप देखेंगे आम, आंवला, दूध, दही, है ना, इन सब में हम लोग आगे ही रहते हैं। खान पीन वाली चीज में उत्तर प्रदेश एकदम लल्लन टॉप रहता है भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। आइए, कहा गया भारत में वर्ष 2018-19 के कृषि मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कहा गया शुद्ध बुआई क्षेत्र कहा गया 45.28% है, वन क्षेत्र हैं, और आपके 23.4% एवं अन्य क्षेत्र हैं, ठीक है ना। कहा गया यहाँ पर बुआई, शुद्ध बुआई कितनी, इतनी है, वन क्षेत्र कितने, इतने हैं, और आपके अन्य क्षेत्र कितने, 31% है। तो पूरी बात बताई गई है, ठीक है। अब वन क्षेत्र वगैरह अलग से रिपोर्ट आपको पढ़ाई जाएगी एग्जाम आते समय। कहा गया विश्व में शीर्ष 10 चावल उत्पादक देशों में चीन पहले और भारत दूसरे नंबर पर है, ठीक है। देखिए, चीन पहले नंबर पर तो है ना, लेकिन भारत दूसरे पर एकदम पीछे लगा हुआ है। और भारत में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा होगा, तो आप कहेंगे वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल, यूपी मत बांध, और यूपी आपका यहाँ पर सेकंड है, कहा भारत में सेकंड है। कहा गया भारत में खाद्यान्न के सकल क्षेत्र में लगभग 35.55% आर्थिक समीक्षा
के अनुसार 2022-23 का जो आंकड़े के अनुसार भारत भाग पर चावल की कृषि की जा रही, कितने पर? 35.55%, या कह सकते 36% पर। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना। कहा गया 2020-21 के आंकड़ों के आधार पर कृषि में सर्वाधिक उर्वरक उपभोग करने वाले 5 राज्यों में से उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में कितना? आप कहेंगे 5,628,000 टन। उसके बाद महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। याद रखना है थोड़ा सा आपको कि सबसे नंबर 1 पर कौन है, तो आप कहेंगे यूपी है। किसके? तो आप कहेंगे भारत के आधार पर ना 2020-21 के सर्वाधिक उर्वरक के क्षेत्र पर उपभोग करने वाले 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है। याद करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कहा गया वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के आधार पर कहा गया किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के सर्वाधिक उर्वरक उपभोग करने वाले 5 राज्य कौन से होंगे? पंजाब नंबर 1 पर आता है। पंजाब के बाद हरियाणा, आंध्र प्रदेश, बिहार और आपके तेलंगाना। और केंद्र शासित प्रदेशों में आपका पुदुचेरी का गया खपत सर्वाधिक करता है। कौन करता है? पुदुचेरी। आपके किसमें? केंद्र शासित प्रदेशों में। ऐसे कौन कर रहा है? तो सबसे आगे आपका अगर प्रति हेक्टेयर पूछी जाए दृष्टि से तो पंजाब है, फिर उसके बाद हरियाणा, आंध्र प्रदेश, बिहार और तेलंगाना। केंद्र शासित में वही पुदुचेरी जो 3 राज्यों में 4 जगह फैला है। एकदम सीने से चिपका करके इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। आइए, कहा गया संतुलित उर्वरक को उपभोग उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उत्पन्न करने के लिए, कहा गया भूमि उत्पादकता बनाए रखने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। ये आपके बस ऐसे ऑथेंटिक सी जानकारी, इसको आप याद कर सकते हो, ठीक है। कि आप उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या संतुलित उर्वरकों का उपयोग उत्पादन बढ़ाने के लिए ही करते रहते हैं। समय समय पर खाद, पानी, फलाना ढिमका, हरी खाद है ना, ये सब आपका देना दायित्व होता है कि आप देंगे इसको, ठीक है ना। तो उससे क्या होगी? उत्पादकता बनाए रखने के लिए किया जाता है। कहा गया भारत में बीज ग्राम कहा गया संकल्पना का मुख्य उद्देश्य एक समान विचारों वाले किसानों को स्वयं सहायता समूह में एक साथ प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे कि वे अपनी पसंद की फसलों के बीजों को उत्पादित करने के साथ काम कर सके, जिससे स्वयं की तथा साथी किसानों को बीजों की जरूरतों को उचित समय और सस्ती कीमतों पर पूरा किया जा सके। इंपॉर्टेंट है, एकदम याद करके रखिएगा। ये आपके कथन कारण में पूछे जाते हैं। आपका जो अगला पॉइंट लिखा है, अरे बिल्कुल लल्लन टॉप है, बार बार पूछा जाता है। कहा गया एक मार्ग क्या है ना। जब पहली बार एक मार्ग आया था ना, तो एक मीन्स क्या होता है, तो उसमें था भी ऑप्शन में ना, और ऑप्शन में होने के कारण मैं वही मार्ग कराई थी, तो एकदम शुरुआत किए थे पढ़ाई के ना। तो क्या है, एक मार्ग केंद्र सरकार द्वारा कहा गया प्रयोजित योजना है जो कृषि उत्पादक कहा गया ग्रेडिंग और मार्केटिंग अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि और कहा गया संबंध उत्पादों ग्रेडिंग और मानकीकरण की को प्रोत्साहित कर सकें। अगर देखो एक मार्ग होगा तो क्या मानकीकरण को प्रोत्साहित करती है कि हाँ इसको और ऊपर बढ़ाया जाए, ऐसा है, ये बिल्कुल शुद्ध है, ये सही है, ये एकदम सही है, ऐसे मतलब कहा जाता है ना। तो मानकीकरण बढ़ाने की बात कही जाती है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार ने इनके सतत विकास हेतु कई कदम उठाए, जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना द्वारा मिट्टी की उर्वरता सुधारने, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना के मध्य से कहा गया पानी की बढ़ी हुई क्षमता तथा सिंचाई के लिए उपभोग में सुधार करने, परंपरागत कृषि विकास योजना द्वारा जैविक खेती को समर्थन और किसानों के आय में वृद्धि हेतु कहा गया एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार और बाजार के सृजन के समर्थन जैसे कई कदम उठाए गए। जैसे आपके मृदा स्वास्थ्य कार्ड है ना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है इसका भी क्या किया गया, योजना का सतत मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए, सुधारने के लिए किया गया। ग्राम सिंचाई योजना, अब देखिए कि माध्यम से पानी की बढ़ी हुई क्षमता तथा सिंचाई के लिए उपभोग सुधार करने, मतलब सिंचाई में अच्छा सुधार कर सके, समय समय से हम खेती को जल दे सके, फसल को जल दे सके, ठीक है। इसके लिए कहा गया परंपरागत कृषि विकास योजना द्वारा जैविक खेती को समर्थन दिया जा सके और एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार के सृजन को समर्थन जैसे कई कदम उठाए गए। कहा गया किसान क्रेडिट कार्ड योजना, अरे केसीसी लोगों की जिंदगियां बदल दी है भाई केसीसी ने, है ना। केसीसी से लोन ले लेते हैं, काम कर लेते हैं और फिर भर देते हैं।
तो कौन देगा भाई आपको 3 लाख 4 लाख रुपए? तो आप KCC किसान क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। क्या होगा? किसान क्रेडिट कार्ड से आप ले सकते हैं, ठीक है ना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना पूरे देश में संचालित हो रही है और इसका क्रियान्वयन कहा गया वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किया जा रहा है। अब KCC हम लोग इसलिए इतना जान रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने खुद भी लोन लिया है KCC से। लेने के बाद आपको इकट्ठा लोन या इकट्ठा पैसा, अगर आपके पास मनी कम है तो कोई देता वेता नहीं है, सीधी सी बात होती है भाई ना। तो आप क्या करें, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत आप अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लें और उसके अंतर्गत क्या करें, आपको लोन मिलता रहेगा समय समय पर। आप वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो KCC आप सभी के लाभ के लिए ही है, बस उसको भरना रहता है लेने के बाद, है ना। ये नहीं कि लेके बस चले गए निकल लिए। हरी खाद वाली फसलों में से नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा कहा गया, देखो बोड़ा, है ना, बोड़ा होता है ना, बौड़ा, है ना, बौड़ा अच्छा बोला जाता है यहाँ पर ना सर, बौड़ा दे दो एक मुट्ठा, है ना, बौड़ा, है ना। तो यह इसी को बोड़ा लोबिया, वही लोबिया आ गई। लोबिया में 0.49% पाई जाती है, मतलब आपके 1% से कम, ½ %, कितना, ½% नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा आपकी लोबिया में ही है, जिसकी मैंने अभी बात की थी। लोबिया, आप लोबिया खाएंगे ना तो आपको मजा आने वाला है जबरदस्त का, ये भी आप जान लीजिएगा ना। बहुत लोबिया बहुत फायदेमंद होती है, बहुत जबरदस्त तरीके से, है ना। आप दुबले पतले हो तो आपको बढ़िया, मतलब ये आपकी वो वाली चीजें, ये नहीं इंजेक्शन लगवा लिए, दवा खा लिए, टिकिया फांक लिए, कैप्सूल खा लिए, मोटे हो गए हाथी जैसे और थुथले थुथले बस घूम रहे हो अब, है ना। कुछ लोग यही किए ना, बहुत दुबले थे, एक समय ऐसा आया कि हम बहुत दुबले थे ना, तो लोगों ने कहा ये करवा लो वो करवा लो। देखो भाई, उससे बीमारियां आती हैं। आप नेचुरल लो, जो भी लो, खाइए लोबिया, खाइए चना, खाइए गुड़, अरे नेचुरल चीजें लीजिएगा ना, घर की चीजें खाइए, चना गुड़। आप 3 महीने खाकर देखिएगा कि अब केला वगैरह जैसे आते हैं, लोग कहते हैं बनाना खाना चाहिए, हाँ खाइए, लेकिन केला का कोई भरोसा नहीं है, रियल है कि अनरियल है ना। कैसे? क्योंकि अब तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि केला की गौर काटी गई पेड़ से और एक ड्रम में ऐसे बोरा गया, ऐसे डाला गया, पता नहीं उसमें कौन सा केमिकल था, और ऐसे करके बस ऐसे निकाला गया, हरा केला पीला हो गया। सोचो, हरा केला आपका पीला हो गया, तो आप क्या चाहते हो, जहर खाए? नहीं खाना है आपको, है ना। तो ये सारी चीजें आप खा सकते हैं। हरी खाद वाली फसलों में नाइट्रोजन अगर सबसे ज्यादा है लोबिया में है, ठीक है ना। कहा गया हरी खाद कृषि में उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने तथा जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है, वही हरी खाद है भाई। कहा गया जैसे ढैंचा, ढैंचा बोया जाता है, जानवरों को पहले खिलाया जाता है और जब वो थक जाते हैं खा करके तो हम लोग खेती में जुतवा देते हैं। देखो इसमें 0.42%। सनई, सनई, है ना, सनई होता है आपका, तो सनई पर 0.43%। कहा गया ग्वार में, ग्वार में 0.34% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। सनई वगैरह तो जानते ही होंगे ना, जिसे चरपैया वगैरह बनाई जाती है, ठीक है, रस्सी भी बनाई जाती। किंतु सनई की बुआई से खेती को सर्वाधिक नाइट्रोजन कहा गया है प्राप्त होता है। कहा गया है 86 से लेकर 129 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। ढैंचा से 84 से लेकर 105 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ग्वार से 68 से 85 किलोग्राम प्रति, और लोबिया से 74 से 88, ठीक है, 74 से 88 किलोग्राम नाइट्रोजन खेती को प्राप्त करता है, ठीक है, होता है। तो सबसे ज्यादा किसमें, तो आप बताएंगे सबसे ज्यादा आपकी सनई से। कहां पर? सबसे ज्यादा आपकी ढैंचा से नहीं, सबसे ज्यादा आपकी सनई की बुआई खेती से। किसके? सनई से, ठीक है ना, याद रखना। कहा गया आपके, कहा गया फर्टिगेशन का संबंध जल में उर्वरक को घोलकर सिंचाई से है और इस विधि से जल में आवश्यकता अनुसार रसायन मिलाकर उसकी क्षारीयता का नियंत्रण किया जाता है। नियंत्रण मतलब आप कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण किया जा सकता है। और घुले उर्वरक से सिंचाई द्वारा पौधों में पोषकों की लगभग 2 गुनी मात्रा अवशोषित होती है। इससे रासायनिक पोषणों के कहा गया निश्चालन में भी कमी आती है, ठीक है, याद रखिएगा। कहा गया फर्टिगेशन विधि द्वारा मुख्यतः नाइट्रोजनी, पोटास आदि जल में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग होता है
कहा गया रॉक फास्फेट या आपके फास्फोरस के कई उर्वरक को जल में घुलनशील नहीं है और इस विधि द्वारा कहा गया इस विधि द्वारा प्रयोग के उपयुक्त नहीं होती है। ठीक है, तो याद रखना आपको। कहा गया कृषि में शून्य जुताई अर्थात खेती की जुताई किए बगैर अगली फसल बोने के निम्नलिखित लाभ, फसल लागत में कमी। कहा गया पिछली फसल के अवशेष को खेत में छोड़ दिया जाता है जिससे वह सड़कर खाद बनता है। इससे उर्वरक उपभोग में भी कमी आती है। क्या होती है? उर्वरक उपभोग में भी कमी आती है। ठीक है, याद रखना। धान की कहा गया नर्सरी बनाने के बजाय सीधे बुआई से समय और श्रम की भी बचत होती है। देखिए धान क्या किया जाता है, धान आप रोपते हैं, पहले धान की बेड़ बोई जाती है, फिर उसको क्या करते हैं कि नर्सरी मतलब नर्सरी लगाई जाती है, फिर उसको क्या करेंगे आप, फिर उस नर्सरी को निकाल करके आप धान पर खेत पर धान लगाते हैं। अगर धान को सीधा जाकर के ऐसे जैसे गेहूं बोया जाता है जाकर के आप बो आए तो समय की बचत, एक दिन में 20 बीघे आप बो सकते हैं ना लगा करके। अगर आप मजदूर लगा दिए ना तो आप क्या करेंगे, तो एक दिन में 20 मजदूर अगर लगा देते तो 20 बीघा बो जाएगा। एक दिन में एक टाइम में एक बीघा बोकर चले जाते हैं लोग बाग ना गेहूं वगैरह। अगर कहा गया सीधे बुआई से समय की भी बचत होती, श्रम की भी बचत होती है। कहीं कहीं पर ये ऐसी खेती भी की जाती है रोपड़ के अलावा, मतलब रोपाई के अलावा भी। और कहा गया फसलों द्वारा वायुमंडल से अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड मृदा में मिल जाती है जिससे वायुमंडल से कार्बन का गया पृथक्करण होता रहता है। ठीक है, आइए। कहा गया भारत में पारितंत्र अनुकूल कृषि में विभिन्न प्रकार की विधियों को अपनाया जा रहा है। इसमें कहा गया स्यू आधिक्य या दलहनी फसलों की अधिकता से प्राकृतिक रूप से कहा गया मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। कहा गया आपके टेशियोमीटर फसल सिंचाई की जरूरत को बताता है जिससे नियंत्रित सिंचाई से उत्पादकता भी बढ़ती है, जल की भी बचत हो जाती है। ठीक है ना। कहा गया भारत की योजना आयोग ने वर्ष 1989 में एंड 1989 में मृदा वर्षण, तापमान, उच्चावच और जल संसाधनों आदि कृषि कहा गया जलवायु कारकों की समानता के आधार पर भारत को 15 बृहत कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। आपका इंपॉर्टेंट है। कहा गया राष्ट्रीय कृषि आयोग ने वर्ष 1971 में देश को 127 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था। कब? तो आप कहेंगे राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1971 में। ठीक है ना, याद रखना। और 89 में क्या किया गया, 15 बृहत कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। ठीक है, अब ये जो आपके क्षेत्र हैं इनकी बात हम लोग कल करेंगे। ठीक है ना, इसके आगे कल पढ़ेंगे, फिर इसके आगे आपके क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। तो कल हम इसका क्वेश्चन आंसर और यहाँ से शुरुआत करेंगे। ठीक है ना, कौन कौन से ये क्षेत्र हैं इनकी बातचीत करेंगे। अगर आपने थ्योरी पढ़ ली तो आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। तो कल मिलते हैं इस आपके जलवायु प्रदेश क्षेत्रों को लेकर के। ठीक है ना, तो मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कृषि वाला मैटर आपको समझ में आया कि नहीं आया कंप्लीटली। और मिश्रित कृषि जरूर करिएगा अगर आपके घर में कृषि हो रही है तो। ठीक है ना, आप कृषि भी करें सुबह शाम पशुपालन भी करें, दिन में कृषि भी करें, है ना। दिन में थोड़ा जल्दी उठें सुबह, बस यही होता है। ठीक है, तो मिलते हैं कल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।